मुंह नोचबा यूपी का फेस स्क्रैचर। साल था 2002। उत्तर प्रदेश के लखनऊ सीतापुर बहराची में यहाँ के लोगों को रात को कुछ नोच रहा था। विक्टिम्स उठते थे, चेहरा लहू लुहान होता था, कहीं नाक के पास, कहीं गालों पर डीप स्क्रैचेस। कोई दिखता नहीं था, कोई आवाज नहीं, बस जब आंखें खुली डर, खून और खामोशी। और ये सिर्फ एक दो लोगों के साथ नहीं हुआ, हजारों रिपोर्ट्स आई एक महीने के अंदर। लोग रात को दरवाजा बंद करके सोने लगे, बाहर अंधेरे में कोई नहीं जाता, मोहल्ले में चौकीदारी बड़ी, पर फिर भी लोग सुबह उठते थे और चेहरा नोचा हुआ मिलता था। जिनको नहीं पता उनको बता दूं, मुंह नोचवा मतलब वो जो मुंह नोचता है। कोई कहता था ये एक ग्लोइंग इंसेक्ट है, कोई कहता था एक छोटी सी फ्लाइंग मशीन है, किसी ने तो यहाँ तक कह दिया कि ये एक एलियन है जो कि स्पेसक्राफ्ट से आता है, और कुछ का कहना था कि ये एक भूत है। गवर्नमेंट इतना नर्वस हो गई कि उन्होंने आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर को भेजा इन्वेस्टिगेशन के लिए। बाकी इंडिया देख रहा था, क्या यूपी पागल हो गया है? साइंटिस्ट घूम घूम के लोगों से मिले, सैंपल्स लिए, और फिर एक दिन लखीमपुर खेरी में एक मुंह नोचवा एक्चुअली पकड़ा गया। लखनऊ यूनिवर्सिटी के जूलॉजी डिपार्टमेंट के प्रोफेसर ने उसे ध्यान से देखा, टेस्ट किया, रिजल्ट आया एक रेयर स्पीशीज का ग्रासहॉपर, एक बड़ा बिजार दिखने वाला ग्रासहॉपर। साइंटिस्ट का कहना था ये जो ग्रासहॉपर था, इसके लेग बहुत शार्प और स्पाइन थे, और अगर कोई नींद में हो और गलती से एक ऐसा बड़ा इंसेक्ट चेहरे पर लैंड करे तो स्क्रैच हो सकते हैं। केस क्लोज ऑफिशियली तो यस, पर लोग नहीं माने। उनका कहना था एक ग्रासहॉपर इतना सिस्टमैटिक नहीं हो सकता, इतने सारे लोगों का चेहरा, इतनी सारी नाइट्स, इतनी सारी लोकेशंस, ये सिर्फ एक बग नहीं कर सकता। मुंह नोचवा आज भी यूपी के लोगों के दिमाग में है, एक अनरिजॉल्व्ड डर की तरह। दिल्ली का मंकी मैन। साल था 2001। दिल्ली में गर्मी अपने पीक पर थी। रात को लोग छत पर सो रहे थे, एसी नहीं था, फैन भी ज्यादा काम नहीं करता था, बहुत ज्यादा गर्मी थी। और फिर एक रात गाजियाबाद के गांधीनगर मोहल्ले में एक आदमी के चीखें सुनाई दी। पड़ोसी बाहर निकले, उस आदमी का चेहरा नुचा हुआ था, खून, लंबे लंबे क्लॉ मार्क। उसने कांपते हुए बताया एक चीज थी, आधा इंसान आधा बंदर, काला, बड़ा, हाथ में मेटल ग्लव्स थे, आंखें लाल थी, आया, मुंह नोचा और छतों पर कूद के भाग गया। पुलिस ने सोचा कोई पागल आदमी होगा, इग्नोर कर दिया। पर अगली रात दूसरी कॉलोनी में एक और विक्टिम मिला, फिर एक और फिर एक और, एंड ऐसे ही करके बहुत सारे। एक हफ्ते में पूरी दिल्ली में मंकी मैन की रिपोर्ट्स आ रही थी। करोल बाग, नोएडा, फरीदाबाद, हर जगह से लोग रात को बाहर नहीं आ रहे थे। मोहल्ले के मर्द ग्रुप बनाकर छत पर पहरा दे रहे थे। पुलिस वाले ओवरवॉर्म्ड हो गए थे। हेल्पलाइन पर हजारों कॉलें आ रही थी। एक केस तो ऐसा आया जिसमें एक रात मंकी मैन के डर की वजह से एक प्रेग्नेंट औरत सीढ़ियों से गिर गई। एक दूसरा बंदा डर के छत से कूद गया, पैर टूट गए और वो भी टूट गया। अब ये मंकी मैन डायरेक्टली किसी को मार नहीं रहा था, पर फेयर की वजह से 2 लोगों की मौत हो चुकी थी। गवर्नमेंट हिल गई और इसमें भी आईआईटी कानपुर के साइंटिस्ट को इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजा गया। वैसे मेरे हिसाब से तो ऐसे केसेस में आईआईटी ढोलकपुर का छोटा भीम बेस्ट रहता, बट चलो आगे देखते हैं। पुलिस ने 3000 से ज्यादा केसेस रजिस्टर किए, कंपोजिट स्केचेस बनाए, पर हर स्केच अलग था। कोई डिस्क्राइब करता 4 फीट का, कोई कहता 8 फीट का, कोई कहता मेटल सूट में था, कोई कहता रियल बंदर था। और फिर जितना अचानक और तेजी से ये शुरू हुआ, 1 महीने में वैसे ही बंद हो गया। कोई फाइनल अरेस्ट नहीं, कोई बॉडी नहीं, कोई प्रूफ नहीं। साइंटिस्ट ने कहा मास हाइस्टेरिया, गर्मी, नींद की कमी और एक आदमी की ओरिजिनल स्क्रैचेस जो शायद बिजली की वायर से लगी थी, और बाकी सब इमेजिनेशन। और गर्मी में टाइम पास करने के लिए इंडिया के लोगों को कुछ तो चाहिए ना, ऐसा उसने नहीं कहा था, ये मेरा कहना है। पर जो लोग उस वक्त दिल्ली में थे उन्हें आज भी याद है वो रात, और आज भी कोई नहीं बता सकता मंकी मैन रियल था या सिर्फ डर का एक चेहरा। नाली बाग, बेंगलुरु की दरवाजा खटखटाने वाली डाइन। 1990s का दौर था। बेंगलोर अभी आईआईटी हब नहीं बना था, एक नॉर्मल साउथ इंडियन सिटी, मोहल्ला घर। लोग रात को दरवाजा खोल के सो जाते थे, गर्मी थी। पर एक रात एक औरत ने अपने पड़ोस की औरत की आवाज सुनकर दरवाजा खोला, वो मर गई। हाँ, मर गई। कोई नहीं समझा कि ये क्या था, लोगों को लगा हार्ट अटैक था। लेकिन फिर एक और केस, फिर एक और फिर एक और केस, सब में यही चीज सेम थी। रात को किसी फैमिलियर की आवाज सुन के दरवाजा खोलना और दरवाजा खोलते ही निकल लेना। रूमर्स फैलना शुरू हुए, एक डाइन है जो रात को घूमती है, घर घर जाती है, दरवाजा खटखटाती है, किसी अपने की आवाज में बोलती है, बेटा दरवाजा खोलो, अरे सुनो मैं हूँ, अरे दरवाजा खोलो ना। और अगर तुमने दरवाजा खोला तो लिटरली तुम्हारा गेम ओवर। और यहाँ पे कोई रिवाइव सिस्टम नहीं था। जिसके बाद गाँव में, मोहल्ले में लोग रात को दरवाजा बंद करने लगे, लॉकर्स लगाए, कोई भी आवाज आई रात को कोई दरवाजा नहीं खोलता। पर फिर किसी ने एक तरीका निकाला, उन्होंने अपने दरवाजे पे लिखा नाला बे, मतलब कल आना। थ्योरी ये थी डाइन पड़ेगी, सोचेगी अच्छा कल आना है, एंड जब वो कल आएगी तो फिर से वो वही पड़ेगी और सोचेगी अच्छा कल आना है, और ये सर्कल ऐसे ही चलता रहेगा। आइडिया एक से दूसरे को गया, एक मोहल्ले में शुरू हुआ, पूरे बेंगलुरु तक फैल गया। हर घर के दरवाजे पर नाला बे लिखा था। ये सिर्फ एक लोकल रूमर नहीं था, ये एक सिटी वाइड फिनोमेनन बन गया था। न्यूज़पेपर्स ने कवर्स किया, पुलिस भी इसके पीछे रिसर्च कर रही थी। आज भी अप्रैल 1 को बेंगलुरु के कुछ एरियाज में नाला बर्थडे मनाया जाता है। लोग
अपने डोर्स पे लिखते हैं मजाक में या शायद बस एक ट्रेडिशन है जो कभी बंद नहीं हुआ, और मे बी ये रियल भी हो सकता है। मैं कोई इस पे अपनी टिप्पणी नहीं देना चाहता हूँ। बुलेट बाबा जोधपुर का बाइक टेम्पल। इंडिया में टेम्पल्स बहुत है, राम जी के, शिव जी के, हनुमान जी के, पर राजस्थान में एक टेम्पल है, एक रॉयल एनफील्ड बुलेट मोटरसाइकिल का, और इसका कारण सुनोगे तो तुम शॉक्ड रह जाओगे। पाली जोधपुर हाईवे 1988, ओमा बाना नाम का एक यंग आदमी अपनी 300 सीसी रॉयल एनफील्ड पर जा रहा था। रात थी, हाईवे का एक ऐसा मोड़ था जहां पर एक्सीडेंट बहुत होते थे। ओमा बाना का एक्सीडेंट ठीक वही हुआ। बाइक एक पेड़ से टकराई और उनका गेम वहां पे ओवर हो गया। पुलिस आई, बाइक को एविडेंस के तौर पर पुलिस स्टेशन ले जाया गया। बाइक थाने में खड़ी कर दी गई, मगर जो सबसे शॉकिंग बात हुई वो ये कि अगली सुबह बाइक वापस एक्सीडेंट स्पॉट पर थी। पुलिस ने सोचा कोई छोड़ गया होगा, वो थाने में वापस ले आए और उसको लॉक कर दिया। अगली सुबह बाइक फिर वहां पे थी एक्सीडेंट स्पॉट पर। बार बार पुलिस उसे लॉक करती, बाइक बार बार ठीक उसी एक्सीडेंट स्पॉट पर आ जाती। एक बार तो पुलिस ने उसका पूरा पेट्रोल भी निकाल दिया, लेकिन फिर भी बाइक ठीक वहीं अगली सुबह उस एक्सीडेंट स्पॉट पर खड़ी थी। जिसके बाद गांव वालों ने कहा ओमा बाबा की आत्मा उस बाइक में है, वो अपनी जगह नहीं छोड़ना चाहते। एक दिन पुलिस ने ट्राई करना बंद कर दिया, बाइक को वहीं रहने दिया, और फिर एक एक करके लोकल लोग वहां आने लगे, पूजा करने लगे, माला चढ़ाने लगे, दिए जलाने लगे। कुछ लोग जो वहां पे पूजा करते थे उनका कहना था कि उनको वहां पे नियर एक्सीडेंट से ओमा बाबा ने बचाया। जिसके बाद ये बातें वहां पे फैलने लगी। लोगों का मानना था कि उस मोड़ पे जो एक्सीडेंट होते थे, अगर लोग वहां पे ओमा बाना की पूजा करके जाते थे तो उनके साथ ऐसा कुछ नहीं होता था। आज वहां पे एक पूरा टेम्पल है, बाइक एक ग्लास केस में है, ओमा बाना की फोटो है, अगरबत्ती जलती है, चढ़ावा आता है, और एक और इंटरेस्टिंग चीज, लोग बाइक को बियर चढ़ाते हैं, बुलेट ब्रांड की बियर, क्योंकि कहा जाता है ओमा बाना को बियर पसंद थी। जो भी उस हाईवे से गुजरता है और बुलेट बाबा के टेम्पल के आगे रुके बिना जाता है, उसके साथ कुछ ना कुछ गलत हो जाता है। लाइक कार ब्रेकडाउन, टायर पंचर, माइनर एक्सीडेंट, कोइंसिडेंस या आई डोंट नो, या शायद ओमा बाना अभी भी उस मोड़ पे हैं, अपनी बुलेट पे रात को हाईवे गार्ड करते हुए। सो वीडियो को आगे कंटिन्यू करने से पहले अगर आप सिंपल टास्क कंप्लीट करके पॉकेट मनी अर्न करना चाहते हो तो फंड गुरु ऐप जरूर ट्राई करना। यहाँ आप इजी टास्क से रियल अर्निंग कर सकते हो, जो आप अपने डेली एक्सपेंसेस या गेमिंग के लिए यूज कर सकते हो। ये एक ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है, शार्क टैंक पर भी फीचर हो चुका है और काफी जेन ज़ी यूजर्स ऑलरेडी यहाँ से अर्न कर रहे हैं। स्टार्ट करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। साइन अप पर 10 रुपीज इंस्टेंट बोनस भी मिल रहा है कोड यूज करने पर। हाँ, मेरा ये कोड यूज करने पर। अब ये मत पूछना कि भाई तुझे कितने मिलेंगे, मेरे को ऑलरेडी ही मिल गए हैं, मैं तुम्हें ज्यादा मिले इसलिए ये कोड यूज करने को बोल रहा हूँ। करी टंडन केरला का मर्डर ट्राइब्समैन। इंडिया में भूत वो होते हैं जो नाइंसाफी की वजह से मरते हैं। हाँ, मतलब किसी की गर्ल ने उसको धोखा दे दिया और वो बंदा भूत बन गया। कैसे, तुम जानते ही होगे। और करी टंडन की कहानी बिल्कुल यही है। लव स्टोरी नहीं बट हॉरर स्टोरी जरूर है, और ये सिर्फ एक लेजेंड नहीं है, इसके पीछे एक रियल बेट्रेल है। केरला के वायनाड डिस्ट्रिक्ट में 19th सेंचुरी ब्रिटिश राज का जमाना, अंग्रेज इंडिया के हर कोने में पहुंचना चाहते थे। ट्रेजर, रिसोर्स, कंट्रोल, सब कुछ। वायनाड के थैमेसेरिया घाट के पास एक बेहद मुश्किल पहाड़ी और जंगली रास्ता था, कोई बाहरी बंदा इजीली नहीं पार कर सकता था। एक ब्रिटिश ऑफिसर था, उसे वायनाड के अंदर जाना था पर रास्ता नहीं पता था कि तभी उसकी मुलाकात हुई एक लोकल ट्राइब्समैन से, करी टंडन से। एक लोकल अच्छा इंसान, हेल्पफुल, हॉनेस्ट। करी टंडन ने ब्रिटिश ऑफिसर की मदद की, जंगल के अंदर से घाट के ऊपर से रास्ता दिखाया, पूरा सफर खुद भी चला साथ में, और अगर वो ब्रिटिश ऑफिसर भूखा होता वो उसको खाना देता, पानी देता। ऑफिसर पूरी तरह सेफ वायनाड पहुंचा, और ब्रिटिश ऑफिसर ने क्या किया, उसने करी टंडन को मार दिया क्रेडिट खत्म करने के लिए, ताकि वो सबसे ये कह सके मैंने ये रास्ता खुद डिस्कवर किया है। ये सिर्फ तभी पॉसिबल था जब विटनेस ना हो। करी टंडन वहीं मर गया उस जंगल में, पर वो गया नहीं। आज भी सेंचुरी बाद लकाकाड़ी गेटवे पर जो वो एग्जैक्ट स्पॉट है जहाँ थमरससारी घाट शुरू होता है, लोग रिपोर्ट करते हैं एक टॉक डार्क फिगर जो हाथ हिलाता है, जो रास्ते में खड़ा होता है। ड्राइवर्स कहते हैं रात को उस एरिया में ड्राइव करते वक्त उन्हें कोई साया फॉलो करता हुआ लगता है। कुछ लोगों के व्हीकल सडनली बंद हो जाते हैं वहाँ पे बिना किसी मैकेनिकल रीजन के। लोकल्स कहते हैं अगर तुम वहाँ सीधा चलो, रिस्पेक्टफुल रहो, एरोगेंट ना बनो, तो करी टंडन तुम्हें कुछ नहीं करता। वो सिर्फ उन्हें रोकता है जो उस ब्रिटिश ऑफिसर जैसे होते हैं, जिन्होंने दूसरे की मेहनत का क्रेडिट खुद लेने की कोशिश की होती है। जटिंगा, जहाँ पक्षी खुद को ही मार लेते हैं। आसाम के डिमा हासाओ डिस्ट्रिक्ट में एक छोटा सा विलेज है जटिंगा। पॉपुलेशन 2,500 से भी कम, एक क्वाइट ग्रीन पीसफुल जगह। पर हर साल सितंबर से नवंबर के बीच कुछ ऐसा होता है यहाँ जो दुनिया में कहीं नहीं होता। रात को सनसेट के बाद आसमान से पक्षी गिरते हैं, सैकड़ों एक साथ मरने के लिए। बर्ड्स ऊपर से आते हैं, फिर डायरेक्टली नीचे ट्रीज से टकराते हैं, बिल्डिंग से टकराते हैं, जमीन से गर्दन टूटती है, पंख टूटते हैं, कुछ तो सीधा नीचे आ गिरते हैं। कोई रीजन नहीं, सिर्फ इस एक विलेज में, सिर्फ एक स्पेसिफिक स्ट्रेच पर, हर साल एक ही सीजन में। ये सब देखकर विलेजर्स कहते हैं ये बर्ड पोजेस्ड हैं, इवल स्पिरिट उन्हें ले जाती है अपने साथ। बहुत सारे रिसर्चर्स आए, साइंटिस्ट आए, बीबीसी ने डॉक्यूमेंट्री बनाई, और इन सब के बाद एक थ्योरी निकली। कहा जाता है लेट मानसून में फॉग होती है, इस
एरिया में बर्ड्स फॉग में डिसओरिएंटेड हो जाते हैं। विलेज की स्ट्रीट लाइट्स उन्हें अट्रैक्ट करती है, वो लाइट्स की तरफ आते हैं और क्रैश कर जाते हैं। साउंड लॉजिकल, पर ये थ्योरी पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं करती। पहली बात, सिर्फ एक विलेज में ऐसा क्यों? वही फॉग वही लाइट्स पास के विलेज में भी तो होती हैं। दूसरी बात, सिर्फ कुछ स्पेसिफिक स्पीशीज गिरती हैं, सब नहीं। तीसरी बात, जो साइंटिस्ट वहां रहे उन्होंने नोटिस किया बर्ड सिर्फ एक स्पेसिफिक नैरो स्ट्रिप में गिरती हैं, 1.5 किलोमीटर लॉन्ग, 200 मीटर्स वाइड, बिल्कुल उस स्ट्रिप के अंदर, उससे बाहर एक भी बर्ड नहीं गिरता। कोई नहीं जानता ऐसा क्यों होता है। आज भी हर साल सितंबर आता है और जटिंगा में बर्ड्स गिरने लगते हैं। एक विलेज जहाँ हर साल मौत आसमान से उतर कर आती है और कोई रोकने वाला नहीं होता। एलिया घोस्ट लाइट, बंगाल के दरियाई भूत। बंगाल का सुंदरबंस दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव फॉरेस्ट। बाघ हैं, सांप हैं, क्रोकोडाइल और सब कुछ है। और रात को लाइट्स हैं, हाँ फ्लोटिंग लाइट्स, जो पानी के ऊपर चलती हैं, जो दिखती हैं और फिर गुम हो जाती हैं, जो फॉलो करती हैं तुम्हें, चाहे तुम कहीं भी जाओ वो तुम्हारे पीछे ही रहती हैं। फिशरमैन इन्हें कहते हैं एलिया, बंगाल की सबसे डरावनी सुपरनेचुरल फिनोमिना। कहानी ये है कि जो फिशरमैन पानी में डूब के मरते हैं, जो मछलियां पकड़ने गए और वापस नहीं आए, उनकी आत्माएं इन लाइट्स के में वापस आती हैं। कुछ लोग कहते हैं एलिया लाइट्स हेल्पफुल होती हैं, वो फिशरमैन को रास्ता दिखाती हैं, खतरे से बचा लेती हैं। वहीं कुछ लोग कहते हैं एलिया लाइट डेंजर हैं, वो फिशरमैन को कंफ्यूज करती हैं, गलत रास्ते पर ले जाती हैं और वहां ले जाके उन्हें डुबा देती हैं। दो थ्योरीज हैं, दोनों डॉक्यूमेंटेड है, एक ही फिनोम है, अलग अलग रिजल्ट। बट ऐसी थ्योरी के पीछे कोई साइंटिफिक रीजन ना हो, आई मीन साइंटिस्ट कोई भी ऐसी चुल्ल ना करें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो साइंटिस्ट का कहना है मार्स गैस, जब ऑर्गेनिक मीटर पानी के नीचे डिकम्पोज होता है तो गैस प्रोड्यूस होती है, मेथेन एंड अदर्स। ये गैसें कभी कभी स्पॉन्टेनियसली इग्नाइट कर सकती हैं, लाइक क्रिएटिंग स्मॉल फ्लोटिंग फ्लेम। सो केस क्लोज। साइंटिस्ट कहते हैं यस, पर फिशरमैन कहते हैं नहीं। उनका कहना है मार्स गैस फ्लेम एक जगह पर फिक्स्ड होती है, ये विंड से ड्रिफ्ट करती हैं, पर एरिया लाइट्स वो मूव करती है, ऐसे जैसे वो अपने दिमाग का यूज कर रही हैं, वो तुम्हारी मूवमेंट के अकॉर्डिंग चलती हैं। कोई गैस फ्लेम ऐसा नहीं कर सकती है। अगर तुम हल्के से आगे बढ़ते हो तो वो हल्के से आगे बढ़ेंगी, अगर तुम बैकवर्ड आते हो तो वो बैकवर्ड जाएंगी। एंड एक और बात, जो फिशरमैन एलिया फॉलो करते हैं, कुछ बचा लिए जाते हैं, कुछ डूब जाते हैं। कोई पैटर्न नहीं, कोई कंसिस्टेंसी नहीं, जैसे वो डिसाइड करती हैं खुद से कि किसे जिंदा छोड़ना है और किसे वहीं पे लपेट लेना है। बंगाल के फिशरमैन आज भी रात को पानी पर जाते हैं, पर जब भी कोई फ्लोटिंग लाइट दिखती है वो प्रे करते हैं कि जो भी वो लाइट है आज उनके लिए हेल्पफुल मोड में हो, ना कि उनके लिए डेडफुल मोड में हो। सो हे गाइस, आई होप तुमको ये वीडियो पसंद आया होगा। एंड यार अगर पसंद आया ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और हाँ इंस्टाग्राम पे मुझे जरूर फॉलो कर लेना, लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और वो इसलिए क्योंकि जब मैं वहाँ पे एक गेमिंग चैनल लॉन्च करूंगा ना तो तुमको मैं वहीं से लाइव स्ट्रीम पे बुलाया करूंगा, हम लोग साथ खेला करेंगे। ठीक है, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखना और अपनी बंदी का भी।